Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9th economics chapter number 1 the story of village Palampur part 3. इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दिया है, आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं जितना अभी तक मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है। क्लियर है? तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जो हमारा कहाँ से स्टार्ट है, विल द लैंड सस्टेन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, आप सबको पता है जो ज़मीन है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब प्रकृति से हमें मिला है। जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, सनशाइन, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिले हैं। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनके इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स में ये बता दिया गया है कि जो हम आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इनसे जो क्या हो रहा है, इनके इस्तेमाल से हम इनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो लैंड है वो ख़राब होती जा रही है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to the increased use of chemical fertilizer. यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, जो हमने हरित क्रांति आने के बाद किया है, इससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, जमीन के पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम ट्यूबवेल्स वाटर के लिए, उससे क्या होता है? जो वाटर का जो लेवल होता है वो भी खराब होता है, डिप्लीट होता है। मतलब सॉइल से आप पानी को खींच रहे हो, मिट्टी से आप पानी को खींच रहे हो, तो मिट्टी को एक पौधे को बनने के लिए भी तो पानी की ज़रूरत होती है। आप मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसे पानी के थ्रू खींच रहे हो, पानी से खींच रहे हो, उसका पानी आप निकाल रहे हो, तो वो सॉइल क्या होगी? वो क्या होगा? सॉइल को भी तो पानी की ज़रूरत होती है, तो वो सॉइल भी खराब हो जाती है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल विद फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, इन्हें सालों लग जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होने में, ग्राउंड वाटर जनरेट होने में, तो हमें इनका बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम, एक बारी अगर ख़त्म हो गए ना, एक बारी अगर डिस्ट्रॉय हो गए, तो इन्हें बनाने में या इन्हें दोबारा आने में लाखों साल लग जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हमें अपनी प्रकृति का बड़े अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अच्छा हो सके। हमें अपनी एग्रीकल्चर, वही आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। आप आज के टाइम में रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करो, संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके। क्लियर है? तो ये आपको बॉक्स दे रखा है एक केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। क्लियर है? तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें इतना सच कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं बता रखी है। क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट 4 पे। यस, दिस वन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के लोगों के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, आप लोगों को पता है कि लैंड जो होती है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है खेती बाड़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, आप लोगों को पता है जो लोग भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं उनके पास खेती करने के लिए इतनी प्रॉपर ज़मीन भी नहीं होती, सफिशिएंट ज़मीन भी नहीं होती उनके पास। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, वहाँ पर 450 फैमिलीज थी, आप उनका सिर्फ 1/3 लो, दैट इज़ 150 फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द उनमें से वो थे दलित, उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए अपनी खुद की भी ज़मीनें नहीं थी। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज
who own land, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें थी. 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. उनमें से 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन थी. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. मतलब जो भी वहाँ प्रोडक्शन होता था, जो भी वो लोग खेती बाड़ी करके जितना भी उगाते थे, वो उनकी फैमिली तक के लिए पूरा नहीं होता था. और ये देखिए आपको ऊपर पिक्चर भी दिखा रखी है. पालमपुर के कुछ किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा खेत थे, 4 हेक्टेयर भी थे, 2 हेक्टेयर भी थे, और कुछ के पास बहुत कम खेत थे, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन पर वो खेती बाड़ी कर रहे थे. तो आप सोचिए, ये स्टोरी पे क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैं ये स्टोरी पढ़ाऊंगी आपको. इन 1960 के टाइम की बात है. गोविंद वॉज अ फार्मर, एक किसान था जिसका नाम था गोविंद, विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्ज अनइरिगेटेड लैंड. उसके पास एक 2.25 हेक्टेयर की लैंड थी जो अनइरिगेटेड लैंड थी, मतलब वहाँ पर पानी की इतनी सुविधाएं नहीं थी. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे गोविंद के, वो उनकी मदद से अपनी क्रॉप को उगाता था. दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, मतलब वो आराम से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाते थे. द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड. उनके पास सिर्फ एक बफेलो थी जिनसे थोड़ा बहुत उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो दूध का बिजनेस भी कर लेते होंगे, ठीक है ना. सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, कुछ सालों बाद गोविंद की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया. His land was divided among his 3 sons. उसकी 2.25 हेक्टेयर लैंड 3 लड़कों में बट गई. अब आप सोचिए हर एक के हिस्से में कितना आया होगा. Each one now has a plot of land that is only 0.75. हर एक के हिस्से में सिर्फ 0.75 हेक्टेयर लैंड है. अब उस पर ट्रैक्टर तो चल नहीं सकता. क्या होती है 0.7 हेक्टेयर लैंड? हार्वेस्टेड थ्रेशर नहीं चल सकते उन पर. इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन, मतलब अब उनके पास पानी की अच्छी सुविधा होने के बावजूद एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड होने के बावजूद भी गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. मतलब वो 3 वक्त का खाना तक नहीं अरेंज कर पाते थे अपनी उस जमीन से. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. पूरे साल उन्हें खेती बाड़ी के अलावा भी कोई और काम करना पड़ता था. तो देखिए अब क्या हालत थी. ओके, तो आगे देखते हैं. यस, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. इसमें आपको मैंने अभी दिखाया, आप देख सकते हैं कैसे बिखरी हुई लैंड थी लोगों के पास. कईयों के पास तो 0.5 हेक्टेयर लैंड थी. दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. इन्हें कौन उगाते थे या इनको कौन इनका देख रेख करते थे? स्मॉल फार्मर्स. ऑन द अदर हैंड, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. आपको इस फोटो में भी नजर आ रहा होगा कुछ किसानों के पास बहुत बड़ी लैंड थी. इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास लार्ज फार्मर थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से बड़ी जमीन थी. A few of the large farmers have land extended over 10 hectares or more. ऐसे बहुत चुनिंदा लोग थे, चुनिंदा फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की लैंड थी. क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए पालमपुर में खेती दिखा रखी है आपको पिक्चर 1.6 में कि वहाँ के लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे. ओके, दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ 1.1 देखिए, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ में है ना, वो आपको एक नीचे डाटा दे रखा है. लाइट पिंक कलर इज फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. मतलब जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स थे ना, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन थी, और जो लार्ज फार्मर थे उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन थी. अब कल्टीवेटेड एरिया, जहाँ पर फसल उगाई जाती थी, कल्टीवेटेड एरिया मतलब जहाँ पर वो लोग फसल उगाते थे, तो उसमें मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स का परसेंटेज कितना था? 45 के अराउंड. एंड लार्ज फार्मर्स का एरिया था 55 के अराउंड. ठीक है. अब वहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ फार्मर्स दिखा रखे हैं कि पालमपुर विलेज में जो 85% एरिया था वो कौन करता था उस पर खेती बाड़ी?
नंबर ऑफ फार्मर्स वो थे मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स थे, और जो ओनली 15% का एरिया, दिस पोर्शन 15%, ये यहाँ पर कौन थे नंबर ऑफ फार्मर्स, ये सारे लार्ज फार्मर्स थे। तो ये पिक्चर के थ्रू आपको दिखा रखा है, बहुत अच्छा समझा रखा है कि क्या पिक्चर था पालमपुर का। क्लियर है? तो आगे पढ़ते हैं हम। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर की बात हो गई, लैंड की बात खत्म हो गई है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे लेबर। बिना लेबर के तो काम नहीं हो सकता, खेत में कौन काम करेगा, लेबर ही तो काम करेगी। तो आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लेबर, जो काम करेगी। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती बाड़ी करने के लिए आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड। जो छोटे मोटे किसान होते हैं ना, जैसे गोविंद था, गोविंद अकेले तो खेतों में काम नहीं करता था, वो अपने 3 लड़कों के साथ खेतों में काम करता था। Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm workers, farm laborers to work on their field. जो बड़े बड़े मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे ना, वो खुद काम नहीं करते थे खेतों में, वो क्या करते थे, फार्म लेबरर हायर करते थे। छोटे मोटे किसानों को अपने यहाँ पर दिहाड़ी पर काम करने के लिए रख लेते थे एज अ फार्म लेबरर, वो खुद नहीं काम करते थे। तो आप देखिए आगे पढ़ते हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। ये जो फार्म लेबरर्स थी ये अधिकतर आती कहाँ से थी, ये वो लेबर होती थी जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती थी, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीनें होती थी, वो इन बड़े किसानों के यहाँ पर एज अ फार्म लेबरर काम करती थी। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। मतलब जो ये लेबर होती थी ना, फार्म लेबरर, ये तो बड़े बड़े किसानों के यहाँ काम करती थी, तो इन्हें सिर्फ अपनी तनख्वाह से लेना देना होता था। इन्हें उन किसानों की ज़मीनों पर कोई लेना देना नहीं होता था। इनका काम था सिर्फ वहाँ काम करना और अपने पैसे कमाना। क्लियर है? अब ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, दाला एंड रामकली की स्टोरी, ये हम पढ़ेंगे। दाला और एक रामकली की स्टोरी है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2 आदमी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये 2 लोग हैं, एक का नाम है दाला, बॉय इज दाला एंड लेडी इज रामकली। अब ये दोनों ना आपस में बात कर रहे हैं। ये बहुत गरीब किसान है पालमपुर गांव के। तो दाला क्या कहता है, दाला देखो रामकली से क्या कहता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। यार आजकल तो बहुत मुश्किल हो रहा है काम मिलना। ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस। सिर्फ बड़े बड़े किसान ही या जमींदारी ही हमें नौकरी पर रखते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और बहुत कम दिनों के लिए हमें काम पर रखते हैं। दाला कहता है रामकली से। अब रामकली क्या कहती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर, हाँ मैं जानती हूँ उस लार्ज फार्मर का नाम है घनश्याम, हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर। अभी उसने खेतों के लिए, तुम्हें पता है, हार्वेस्टर खरीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क। अब उसे हमारी क्या ज़रूरत होगी, उसको हार्वेस्टर के लिए तो मिल गया, उसने हार्वेस्टर खरीद लिया है, वो तो बड़ा किसान है, उसने तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड खरीद लिया है, अब उसे हमारी क्या ज़रूरत है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। मैंने पिछले साल उसके घर में, उसके खेतों में पूरे 1 साल में 5 महीने से भी कम काम किया था, पता है तुम्हें दाला। अब दाला क्या बोलता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर एंड फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड्स। वो क्या कहता है, हमारे पास खेती करने के लिए ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, इवन हमें रिमूविंग वीड्स, वीड्स को हटाने के लिए हमने फार्मर स्प्रे भी करवाया है वीडीसाइड्स का। अब आगे क्या होता है, दोनों क्या बात कर रहे हैं, देखिए दाला क्या बोलता है, आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000। मैंने एक लोकल मनी लेंडर से 2000 रुपये उधारी पर लिए हैं। I had taken ₹10,000 लास्ट समर when no work was available in the field। और पिछले ही साल मैंने
पिछले गर्मियों में मैंने उससे 1000 रुपये किराए पर लिए थे, 1000 रुपये रेंट पर लिए थे। हाउ विल आई एवर रिपे, मैं कैसे उसके पैसे चुका पाऊंगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील, मैं 2 वक्त का खाना तक नहीं कमा पाता। रामकली, अब रामकली क्या कहती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी अपने घर को नहीं पाल पाऊंगी। मुझे किसी ब्रिक मेकिंग मतलब जहाँ ईंटें बनती हो, मैं वहाँ पर सोच रही हूँ मैं काम कर लेती हूँ, शायद मुझे वहाँ थोड़ा बहुत काम मिल जाए। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी हालत बहुत बुरी है। ड्यू टू पास्ट डेप्ट, मैंने भी तुम्हारी तरह लोन पर पैसा ले रखा है मनी लेंडर से। ड्यू टू द पास्ट डेप्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, मैंने अभी तक अपना पिछले साल का ही लोन नहीं चुकाया, तो मेरा मनी लेंडर मुझे अब लोन नहीं देगा। तो ये 2 किसानों की कहानी बताई जा रही है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वो कितने गरीब हैं, कितने गरीब हैं, अब आप देख सकते हैं। और वो कैसे अपना आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसे उधारी पर पैसा लिया, वो रामकली भी बोल रही है, डाला भी बोल रहा है, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दैट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन डाला एंड रामकली। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। ओके, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। उन्हें मैंने बताया ना सिर्फ क्या मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल वेजेस इन कैश और इन काइंड, या तो उन्हें तनख्वाह पैसों की उस पर मिल जाती थी। काइंड का मतलब होता है, या जो बड़ा किसान होता था उन्हें कहता था जाओ तुम मेरे खेत में से 1 किलो चावल ले लो, 1 किलो गेहूँ ले लो, काइंड के फॉर्म में दे देता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये हर जगह ना सैलरी ना अलग अलग होती थी, कहीं उसे 50 रुपये मिल रहे हैं, कहीं उसे 80 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब बार बार बदलती रहती थी। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, हर जगह हर किसान बड़ा फार्मर अपने अकॉर्डिंग उन्हें दिहाड़ी पर रखता था। देर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं उन्हें पूरे साल के लिए काम पे रखता था, कई जने 2 महीने के लिए रखते थे, कई जने 4 महीने के लिए, कई जने 5 महीने के लिए, सबका अलग अलग हिसाब था। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, कई बारी उन्हें डेली के दिहाड़ी पर रखा जाता था कि जितना आप काम करोगे उसकी दिहाड़ी ले जाओ और हो जाएगा आपका काम। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, कई जने पूरे साल के लिए उन्हें रख लेते थे। क्लियर है? तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि आगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।